जय हिंद बच्चों, मैं आ गया एक बार फिर आपके सामने कुछ मिसकॉन्सेप्शन के साथ। जब मैं जय हिंद बोलता हूं तो इसका ये अर्थ नहीं होता बच्चे कि जय हिंद बोलने के लिए 56 इंच की छाती और 2.5 किलो का हाथ होना ज़रूरी है। जय हिंद की भावना अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके क्या मिसकॉन्सेप्शन है। यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन का नियम वैलिड होता है मात्र समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, मात्र अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में, मात्र कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में, इन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, सभी प्रकार के दर्पणों में। तो इसका आंसर बिना मैं आपको बताऊं इसका आंसर, तो अधिकांश बच्चे इसका आंसर क्या बताएंगे? इसका आंसर ये बताएंगे कि सर यह प्लेन मिरर में होता है, जबकि ये गलत। इसका आंसर ये होगा सभी प्रकार के दर्पणों में। आप लोग जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे थे तो एक ऐसी बात आप लोगों को दिमाग में डाल दी जाती है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है सिर्फ प्लेन मिरर में होती है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 90% बच्चे और यहाँ तक टीचर भी इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, इस कारण से बच्चों को पता नहीं हो पाता है कि सही क्या है, और बाद में जाकर के उन्हें एक झटका लगता है कि मैंने अब तक गलत पढ़ा था। कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस तरह का आपने प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ा था कि एक समतल दर्पण है, इस तरह से ऐसे लाइट आती है, आपतित किरण और परावर्तित इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से यह जो होती है नॉर्मल होती है, और यह हमारा आई होता है और यह हमारा आर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें क्या प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, जबकि हो रहा है इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। एक और मिरर है ऐसा, यदि मैं कहूं ये उत्तल दर्पण है, यदि मैं कहूं कि क्या इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। मैं पिक्चर ए बना देता हूं, ये पिक्चर ए है, पिक्चर बी है और पिक्चर सी है। और मैं एक बात और बताऊं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या, इस तरह की जो सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, ठीक है ना, खुरदुरी सतह, तो क्या यहाँ लाइट आती है और ऐसे चली गई, ठीक, इस तरह से लाइट आई, ऐसे चली गई, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम इस तरह के दर्पणों में जो खुरदुरी है, टेढ़ी मेढ़ी है, उनमें लागू? मैंने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को यदि आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ इसमें लागू होगा, क्या सिर्फ इसमें लागू होगा, क्या सिर्फ इसमें लागू होगा, या इस प्रकार के भी दर्पणों में लागू होगा, या इस प्रकार के सभी सरफेसों में लागू होगा, तो इसका जवाब होगा सभी प्रकार के दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है। आप इसका आंसर इसलिए आप इसको एक बताएंगे क्योंकि आप लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं और वहाँ आपको क्लास में नहीं बताया जाता है, या वहाँ क्लास में जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। पर मैं आज इस गलत अवधारणा को दूर कर देना चाहता हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो सभी प्रकार के मिरर्स में पॉसिबल होता है। यह कैसे, मैं इसका एक्सपेरिमेंटल भी आपको डायग्राम देता हूँ, ठीक है, एक उदाहरण बताता हूँ। देखो, यह तो आपको मालूम है, इसमें तो आप 100% आप श्योर हो कि इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट फिगर में यदि आप इस प्रकार का जो है
इसमें आप कंफ्यूज कर रहे होगे कि सर इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, इसमें क्या, इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या महत्व है, क्या नियम है प्रकाश का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और यह बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कि आई और आर का मान किस तरह से बराबर होगा, ये क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग फिगर जो बनाते हैं बुक्स में, वो फिगर इस तरह से बनी होती है, लेकिन आपको जब फिगर बनाना है तो फिगर आपको एग्जैक्ट, यदि आप कंपास का यूज़ करें तो आप सबसे पहले आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप क्या करना कि एक इस तरह से सर्कल लेना, इस तरह से कंपास से उसको घुमाना, तो यह इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा, और यह जो है आपका सा मिरर होगा। बहुत ही बारीकी से बनाना, ठीक है ना। और यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन लेनी है, नहीं थोड़ा सा भी टेढ़ा लाइन हो जाएगा तो डायग्राम गलत हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करना बच्चे कि आपके पास एक कॉपी आती है, लाइन वाली कॉपी आती है, इस तरह से कॉपी आती है ना, ऐसी वाली कॉपी, तो आप जो है लोहे वाली कील जो है ना, आप इस पे यहाँ पे रखेंगे, जिससे आपको एक सीधी लाइन लेने में आपको सुविधा हो जाए। जब यहाँ पे लेकर के सर्कल करेंगे तो आपको यह पॉइंट मिल जाएगा, तब आपको सीधी लाइन खींचनी होगी तो आप इस जो कॉपी पे प्रिंटेड रहती है लाइन, उसका सहारा लेकर के हम इसको सीधा खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सीधा हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है, इस तरह से। यह हो गया पॉइंट सी, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि लाइट्स को गुजारेंगे, ठीक है ना। लाइट्स को हम लोग क्या करेंगे, गुजारेंगे। देखिए किस तरह से गुजारेंगे, इस तरह से ऐसे करके लाइट्स को इस तरह से, मान लो कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, ठीक है, और इस तरह से ऐसे ही इसको स्ट्राइक करेगा। तो देखिए दूसरी लाइन के लिए भी हम लोग ऊपर वाले लाइंस का प्रयोग करेंगे ताकि लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्केल से, इसको जहाँ इसका कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकस पॉइंट ये होता है, इसका हाफ ये होता है, आप इसको यहाँ से इसको लाइन को इस तरह से ऐसे करके गुजारना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह हो गई आपतित किरण और यह हो गई परावर्तित किरण, यह हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, और यह हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हम बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, हम आपको बताएं नॉर्मल आने के लिए, पर यह जो सरफेस है, यह सरफेस, इस सरफेस से हमको एक परपेंडिकुलर खींचना होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो यहाँ से यह जो है लाइन, हम यहाँ से यह लाइन को इस तरह से ऐसे 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 इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो यही जो है होगा हमारा होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम पहले भी, हम आपको पहले क्लास में पढ़ा चुके थे कि कर्वेचर से होकर के जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है उस पर तो वो परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है। तो अब हम यह वाला एंगल जो होगा पर यह हमारा आई होगा और यह वाला जो होगा हमारा आर होगा। आप इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से, जिसको आप लोग चांद भी कहते हैं, उससे आप इसको मेज़र करेंगे तो आपको पाएंगे कि यह और यह एंगल बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये वैलिड हो गया कि नहीं वैलिड हो गया। तो ऐसा गलती इसलिए होता है हम लोगों को समझने में कि बुक्स में जो फिगर्स बनाए रहते हैं वो इस तरह से बनाए रहते हैं फिगर्स, ताकि आप लोगों का उस पर ध्यान कभी नहीं जाता है। एक्चुअल रे डायग्राम में हमें इस तरह के नियमों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए यह प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है वो सभी प्रकार के दर्पणों में लागू होता है, ठीक है। यदि मैं फिर एक एग्जाम्पल लूँ, आपने तो ऐसा पढ़ा ही होगा इस तरह का रे डायग्राम, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो इस तरह से लाइट आती है, इस तरह से लाइट आती है, यहाँ पी है तो ऐसे चली जाती है, यह तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ तो देखिए फॉलो हो रहा है। तो अब इसमें कौन सी इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ हमको निकालना है नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सी लाइन होगी कि यह जो है यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ से हमको एक नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन तो यही हुआ हमारा, और यही तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है यह लाइन, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। यह जो लाइन हो गया, यह हो गया हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल से ही हम आई की वैल्यू निकालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह हमारा आई, और नॉर्मल से यह आर। इसको और इसको आप मेजर करो तो देखो यह आपको बराबर मिलेगा, तो यह फॉलो हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम अवतल दर्पण में भी लागू होता है, ठीक है।
अब एक बात रही उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण उसमें भी हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये उत्तल दर्पण का इस तरह का डायग्राम होता है उत्तल दर्पण का। इस तरह से प्रकाश लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इस पर स्ट्राइक करेगी और ऐसे चली जाएगी। तो यानी आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे, और यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि I और R का मान बराबर है या नहीं। यदि ऐसा होगा तो यह प्रकाश के परावर्तन के नियम को लागू करेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कहाँ पे मिलाते हैं, इस तरह से ऐसे, ये पीछे की तरफ इस तरह से ऐसे करके मिलती है, इस तरह से हम मिलाते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं यह हमारा फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। और उसमें जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहाँ भी हमारा जो होगा यह आपको I और R की वैल्यू बराबर होगी। इसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास से इसको आप अच्छे से खींच पाएंगे। बोर्ड पे तो मैं उस तरह से एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकता, आप खुद से घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ यह जो कही गई बात है वह बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब इस तरह के में आप सोच रहे होंगे ये चीज़ कि इसमें कैसे पॉसिबल हो, ये तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश के परावर्तन होने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइट को यहाँ से ऐसे गुजारेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो एक प्लेन मिरर की ही तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जब लाइट ऐसे होकर के जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी तो यहाँ भी जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को यह फॉलो करेगा, ठीक। तो आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि प्रकाश का परावर्तन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। यह बात सही नहीं है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी में लागू होता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि आप लोग यह जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसके लिए कोई समतल और चिकनी सतह होनी चाहिए, इस तरह से समतल और चिकनी सतह। कोई ज़रूरी नहीं है कि समतल चिकनी सतह हो तभी परावर्तन होगा, खुरदुरी सतह पे भी परावर्तन होता है, ठीक। और वो परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, यह बात अलग है कि यहाँ पे परावर्तन थोड़ा अच्छा होता है, रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे परावर्तन क्या होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ, यदि आप यहाँ पे यह मिरर है तो यहाँ पे लाइट जो है स्ट्राइक करेगी और लाइट जो है की इंटेंसिटी उतनी ही तेज़ होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी उतनी मतलब तेज़ नहीं होती। यहाँ से लाइट तो स्ट्राइक करती है पर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब खुरदुरी सतह होते हैं, जब उस पर रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर के ज़्यादातर हमारे पास नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे कम हो जाती है। वो इंटेंसिटी की बात होती है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन वहाँ भी होता है, ठीक है। तो यह बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सभी में वैलिड होता है। और एक छोटा सा हम लोगों का यह छूट रहा है कि रे डायग्राम है, उसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर ही ले। रे डायग्राम में, और वो भी किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हाँ, तो थे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, इसका रे डायग्राम इस तरह से देखिए कि जब रे जो है इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से, ठीक है। जब रे इनफाइनाइट से आएगी तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस पे होगा। और इमेज के नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे तो क्या होगा, बस 3 बात याद रखनी है, सबों में यही होगा, ठीक ना। इरेक्ट, वर्चुअल और हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ से जो आती है इमेज वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत ही छोटी इमेज होती है। और दूसरा रे डायग्राम है कि जब हम इसको पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हम रखते हैं, पोजीशन क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, पोल एंड इन्फिनिटी। इस तरह से मैं लिखूँ, इस तरह से इसका सिंबल होता है इन्फिनिटी, याद रखना, ठीक है। पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखें तो यह कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा और काफ़ी
छोटा बनेगा, इसकी तुलना में काफ़ी छोटा बनेगा। तो इमेज पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, और फिर वही बात इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ये बात याद रखनी है कि इरेक्ट और वर्चुअल बनता है, ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ये 100% ट्रू है। इसमें क्या है कि जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव के केस में, तो उसमें मतलब कई तरह के मतलब इमेजेस बनते थे, कहीं छोटा बनता था, कहीं बड़ा बनता था, कहीं बराबर बनता था। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में हमेशा क्या है, छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, बस इस चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यह मैग्नीफिकेशन। तब तक आप लोग यहाँ रेडी करें।